शेखपुरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लोदीपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लगभग 12 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी और लू के असर से छात्राओं की हालत खराब हुई। विद्यालय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्राओं की निगरानी कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी छात्राओं का उपचार जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। आपको बता दें, 2 दिन पहले भी इसी स्कूल की 27 छात्रा की तबीयत खराब हो गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शेखपुरा से, और न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्यों छात्राएं बेहोश हो गई? क्योंकि गर्मी का ये मौसम है, अब भीषण गर्मी के कारण बच्चियां लोग जो छात्राएं पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, वो बीमार हो जा रही हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि सामान्य स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार दूसरी बार होना ही निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। हालांकि डीएम ने इस मामले को संज्ञान लिया और स्कूल बंद होने की संभावना बताई जा रही है कि छात्राएं को बंद कर दिया जाएगा, पठन कार्य बंद हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण लोग बेहोश हो जा रहे हैं। जी, डॉक्टर आखिर क्या कह रहे हैं? अभी सबकी स्थिति कैसी बताई जा रही है अजीत? डॉक्टर कह रहे हैं सामान्य स्थिति है, घबराने कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्मी के कारण इस तरह की बात हो जा रही है। हालांकि और अब सामान्य बताया जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चियों को जो दवा कुछ दिया गया है गर्मी से चूंकि बचाव को लेकर। जी ठीक है अजीत, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, बिहार में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। आज सुबह भी पटना और सिवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि पुलिस बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, वरना खानी होगी सिर्फ पुलिस की गोली। गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। बिहार में जारी है क्रिमिनल्स का एनकाउंटर। ऑपरेशन लंगड़ा से टूट रही अपराधियों की कमर। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार पुलिस अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और ये लगातार जारी है। सप्ताह के शुरुआती दिन ही सोमवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पता चला पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 ठिकानों पर अपराधियों का एनकाउंटर कर डाला है। पटना और सिवान में पुलिस ने अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पटना में एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया। उसे पैर में गोली लगी है और अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची थी। तभी आरोपी संदीप और उसके साथी प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी संदीप उर्फ बादल को गोली लगने पर उसे दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी प्रिंस भी अरेस्ट कर लिया गया है। अपराधी संदीप को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस के जब उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा, और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि बीते 13 मई को अपराधियों ने पटना के भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। तभी से पुलिस को इस केस के आरोपियों की तलाश थी। वहीं सिवान के मैरवा में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। फिर डॉक्टरों ने उसे पटना के IGIMS रेफर कर दिया। सिवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सिवान में लूटकांड का आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। सिवान सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है। सिवान एसपी पुलन कुमार झा ने बताया कि आज से 1 सप्ताह पहले जीरादेई थाना क्षेत्र के जामो में ज्वेलरी लूट हुई थी, उसमें ये आरोपी है।
पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश मैरवा थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। वहाँ पर जब पुलिस गई तो जब फायरिंग की गई, फायरिंग में जवाबी कर रहे पुलिस की तो अंकित कुमार को पैर में गोली लगी है। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। वो 20 लाख के जेवर लूटकांड का आरोपी था। 26 अप्रैल को नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। वो अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी था। 29 अप्रैल को भागलपुर में हुए एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। वो सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का आरोपी था। वहीं 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या में वो शामिल था। 3 मई को सिवान में ही अपराधी सोनू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग करने का आरोपी था। 13 मई को पटना के भेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का वो आरोपी था। जबकि 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। वो मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी था। और 18 मई को ही पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ। शिक्षक को गोली मारने का ये आरोपी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे। पुलिस के तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज और धर्मेंद्र और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरजेडी ने जहां बिहार में सरकार और पुलिस की नाकामी का आरोप लगाया है, साथ ही इस तरह के एनकाउंटर को असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया, तो सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और किसी भी अपराधी को अब छोड़ा नहीं जाएगा। नीट छात्रा का गैंगरेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके आरोपी की टांग में गोली लगी क्या? नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, 6 से अधिक छात्रों ने खुदकुशी कर ली, उन आरोपियों की टांग में गोली लगी क्या? दरअसल ये सारे बड़े अपराधी मिलकर सरकार चला रहे हैं और आपकी निगाह इन अपराधियों पर न पड़ जाए, बलात्कारियों पर न पड़ जाए, हत्यारों पर न पड़ जाए, इसलिए खीरा चोरों के टांग में गोलियां मार मार के आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। राज्य सरकार वैसे सभी तथ्यों से निपटना जानती है जो राज्य के विकास में बाधक बने हुए हैं, और वैसे सभी आपराधिक समूहों को सख्त संदेश है कि अपराध करने के बाद या आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार वैसे तमाम विषयों पर काम कर रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, हर रोज आए दिन आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है और सरकार, पुलिस प्रशासन इनकाउंटर कर रही है। इसके बावजूद अपराध में कहाँ कम आ रहा है? अपराधियों में कोई भय है ही नहीं। तो ये सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है, ये स्पष्ट दिख रहा है। सम्राट सरकार के गठन के बाद बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल सिवान और आज पटना में हुए एनकाउंटर से यह संदेश दे रहे हैं कि अब बिहार में गोली और गुंडागर्दी नहीं, कानून का राज चलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के लिए न कोई संरक्षण होगा और न ही कोई समझौता। पुलिस को खुली छूट है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर निर्णायक कार्रवाई करें। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरह सुशासन का राज है और नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री अपराधियों के खिलाफ कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। सुशासन का राज है। सुशासन के राज के साथ साथ अब नए ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं जो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहते इन सब चीजों पे। और क्रिमिनल्स पे जो CCC हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का है, उस पे वो चलना चाहते हैं। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तीनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं और क्रिमिनल्स के दिन लद गए हैं।
अगली बड़ी खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां चौकीदार की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिनव धीमान ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि 10 मई 2026 को धमौल थाना में कार्यरत चौकीदार जितेंद्र पासवान की हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी, जिसमें गौतम उर्फ रामपत यादव मुख्य अभियुक्त था और उसकी गिरफ्तारी शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र से हुई है। इससे पहले छापेमारी के क्रम में 2 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी ने अपने बयान में कबूल किया कि उसने ही चौकीदार की हत्या की थी। मेन अक्यूज थे रामपत यादव उर्फ गौतम यादव। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है एक एसआईटी टीम का फॉर्मेशन किया गया था और लगातार उनके विरुद्ध रेड छापेमारी की जा रही थी, जिसके लिए कल रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शेखपुरा थाना अंतर्गत, शेखपुरा जिला अंतर्गत जो है वो वहाँ पे उनकी सूचना मिली है कि वहाँ पे ये प्रेजेंट है। उसके लिए यहाँ से जिले की टीम निकली थी, एसआईटी टीम निकली थी। उसके बाद रात में उनकी गिरफ्तारी की गई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीएसपी संचालक से बड़ी लूट हुई है। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए 2 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। लूट की वारदात से दहशत का माहौल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। खुलेआम लूट से पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है, समस्तीपुर में लुटेरों पर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये, लुटेरों को रोकने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों है? क्योंकि लगातार समस्तीपुर में लूट की घटना हो रही है। सवाल ये भी, क्या बदमाशों में कानून का भय खत्म हो गया है? बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले दिन से सख्त सम्राट सरकार में लापरवाह और सुस्त अधिकारियों की भी अब खैर नहीं है। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन वो अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिया जाएगा। कल सोनपुर से सीएम के सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि फाइलों को अटकाना और भटकाना बंद करें। एक प्रखंड में, एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा, 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा, इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाना था। बैठक में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के साथ साथ विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक राज्य के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।
लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब छपरा एक्सप्रेस के S1 कोच से एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक शव के हिस्से एक बक्से और बैग में रखे मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हो गई। महिला की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मामले के तार छपरा एक्सप्रेस से जुड़े होने की वजह से कई रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है। गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला का शव मिलने की जांच छपरा में भी शुरू कर दी गई है। छपरा और आसपास के स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि महिला का कोई सुराग मिल सके। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस को या आरपीएफ को कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैं बता दूं कि छपरा से लखनऊ जाने के रास्ते में कई जगहों पर इस ट्रेन का ठहराव होता है। थावे जंक्शन पर काफ़ी देर तक ये ट्रेन ठहरती है। तो इन तमाम जो स्टेशन है उनकी जांच की जा रही है, उसके सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि मामले में कोई सुराग मिल सके। लेकिन अभी तक उस महिला का कोई अता पता नहीं चल सका जिस महिला का शव ट्रेन में मिला है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला का कई पार्ट्स में कटा हुआ बॉडी बॉक्स और थैला में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद रेल पुलिस अलर्ट हो गई है। महिला की पहचान और जांच के लिए लखनऊ रेल पुलिस गोपालगंज पहुंची हुई है। गोपालगंज और थावे जंक्शन समेत 5 स्टेशन पर जांच की जा रही है। रेल पुलिस की जांच में बड़ी लापरवाही भी सामने आई। किसी भी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं मिला। ऐसे में लखनऊ से पहुंची पुलिस खाली हाथ लौट गई। गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन में महिला का सिरकटी बॉडी मिलने के बाद रेलवे पुलिस इस वक्त अलर्ट हो गई है। लखनऊ की रेल पुलिस भी इस वक्त जांच के लिए गोपालगंज पहुंची हुई है। गोपालगंज के तकरीबन 5 रेलवे स्टेशनों पर लखनऊ की पुलिस और गोपालगंज की रेल पुलिस ने जांच की है, लेकिन जांच के दौरान रेलवे की एक बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। गोपालगंज के किसी भी रेलवे स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं मिले हैं। ऐसे में लखनऊ की टीम इस वक्त जांच कर खाली हाथ यहां से लौट गई है। क्योंकि जिस तरह से गोमती नगर ट्रेन में महिला का सिरकटी बॉडी मिला है, बॉक्स और थैले में उसका बॉडी का पार्ट मिला है, उसी के सिलसिले में गोपालगंज में रेल पुलिस पहुंची थी और लखनऊ पुलिस ने यहां थावे जीआरपी पुलिस के साथ गोपालगंज के तमाम 5 रेलवे स्टेशनों पर जांच की है, लेकिन किसी भी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में नहीं पाया गया। ऐसे में रेलवे की ओर से यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर गोमती नगर जो ट्रेन है वो छपरा से खुलती है और गोपालगंज के राजापट्टी, दिगवा दुबौली, इसके बाद गोपालगंज रेलवे स्टेशन और थावे रेलवे स्टेशन से होकर फिर गोरखपुर निकल जाती है। लेकिन यहाँ किसी भी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं मिल सके हैं। ऐसे में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस मामले में हमने जब रेलवे के अधिकारियों से ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की तो किसी भी अधिकारी ने ऑन कैमरा बात करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि रेलवे की ओर से इस तरह की यदि लापरवाही बरती जाती है तो इस तरह की बड़ी घटनाओं का खुलासा कैसे हो पाएगा। देखना होगा कि रेल प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है और खराब हुए सीसीटीवी कैमरे को चालू करता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खगड़िया से बड़ी खबर मिल रही है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। ट्रक और टेम्पो में टक्कर से हादसा हुआ है। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेजा गया है। खगड़िया से महेश कूट टेम्पू जा रहा था। मानसी थाना क्षेत्र के ठाठा NH 31 की एक घटना है। तो बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय, कैसे ये हादसा हुआ, क्या जानकारी? जी बता दें कि जो बताया जा रहा है कि ये मानसी का NH 31 से पूर्वी ठाठा पथिक लाइन होटल के पास में जो है जो ट्रक नवगछिया से आ रही थी खगड़िया की ओर और वही जो खगड़िया से जो टेम्पू जो है वो महेशकूट के लिए जा रहे थे। महेशकूट पे जो है जो ऑटो जो बैठा हुआ था टेम्पू पे लगभग 10 से 11 लोग जो है तो मतलब उस पर बैठ करके महेशकूट जा रहे थे। इसी दौरान जो बताया जा रहा है कि ट्रक जो है तो काफी तेज गति से आ रही थी। अचानक वो अनियंत्रित हो जाती है और सामने से जो आ रही है जो टेम्पू आ रही थी उससे भीषण टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत स्पॉट डेथ हो गई है और जो गंभीर 7 लोग है उसमें भी गंभीर हालत बनी हुई है। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी भी कई लोगों की नाजुक सबसे बड़ा सवाल यही है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ओवरलोडिंग की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो वहां पर क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कुछ देखा चेक नहीं किया जाता? जी बता दें कि जो
4 दिन पहले भी जो है जो ये पथिक लाइन होटल है, ये बता दें कि महेशकूट से लेकर के पसराहा के बीच में अक्सर लगातार यहाँ पे सड़क दुर्घटना होती रहती है। उसके बावजूद भी जो वाहन चालक है काफी अनियंत्रित होकर के यहाँ पे चलाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जो यातायात की व्यवस्था है वो वहाँ पर की गई है, पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अनियंत्रित गाड़ी जो होती है, जिसके कारण ये छोटे छोटे जो वाहन होते हैं, कई बार बोलेरो सवार जो है वो चपेट में आ जाते हैं, कभी ई रिक्शा चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण मौत हो रही है। आज भी वही घटना देखने को मिली है। ट्रक वाले जो काफी तेज गति से जा रहे थे, जिसके कारण ये सामने से जो ऑटो आ रही थी उसमें भीषण टक्कर हुई है और 3 लोगों की मौत हुई है। और फिलहाल जो है ये बता दें कि जो ट्रक जो थी वो उसको अनियंत्रित जैसे ही वो होती है, उसके बाद आगे फिर वो भागने का कोशिश करता है ट्रक, उसके बाद एक फिर से स्कॉर्पियो में टक्कर होती है। स्कॉर्पियो सवार भी जो है 2 लोग वो भी जख्मी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हादसा हुई है, जो सभी लोग घायल, उनको सदर अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ठीक है दिग्विजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुर पंचायत में सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों ओर से मारपीट और पथराव शुरू हो गया। घटना में कई घरों के एस्बेस्टस छत जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विवाद बारात की गाड़ी निकालने को लेकर शुरू हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया गया। फिलहाल किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है। मेरा लड़का के साथ मतलब बोला चाली किया है, उसको बोला है तुम रंगबाज ऐसे वैसे, मतलब गाली गलौज के हम नहीं थे। हम जो आए ना तो उसके बाद में वो भी गाली बोलने लगा, एक थप्पड़ मार बैठा, तो हम भी एक थप्पड़ मार बैठे कि दूर भाई का ऐसे कर रहा है तू हिटलर बन गया, तो यहाँ पर रंगदारी करता, थोड़ा जान मार देंगे। हम जान मार दो। उसके बाद में दौड़ते दौड़ते गया उधर, और भी 3-4 लड़का था उसके साथ, उधर गया था 300-400 लड़का उधर जमा हुआ था कब्रिस्तान के बगल। तो मुन्ना भाई के पास हम गाड़ी लगा कर पूछे कि क्या हो रहा है, देखिए ना पथराव हो रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे तो दोनों तरफ से पथराव था, भरपूर हो रहा था। और मतलब उधर के लोग को भी फोन किया कि भाई हम आ गए हैं, बीच में से पथराव रोको। ये लोग भी हमको देखते ही पथराव रोक दिया, दोनों तरफ से पथराव हमको देखते ही रुक गया था पथराव। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रशासन को फोन हम ही किए थे, क्योंकि दोनों तरफ का लोग बोला कि प्रशासन को बुला दीजिए, तो प्रशासन को फोन करके हम बुलाए थे। प्रशासन आया, आकर के मामला को शांत। पंचायत चुनाव से पहले बिहार के तमाम मुखिया जी को बड़ी राहत मिल सकती है। मुखिया जी सरकार से आर्म्स लाइसेंस के लिए लगातार गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन अब पंचायती राज मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव के पहले मुखिया जी को आर्म्स लाइसेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही मुखिया जी की दूसरी समस्याओं को भी चुनाव के पहले समाधान कर लिया जाएगा। सरकार की हमेशा नीति रही है कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की, लेकिन फिर भी माननीय मुखिया चूंकि फील्ड में काम करते हैं, उनके मन में चिंता रहती है उनकी सुरक्षा को लेकर के। सरकार भी चिंतित है और सरकार का भी फैसला है जो कुछ भी उनके आवेदन जिलों में लंबित पड़े हैं उनका निष्पादन जल्द से जल्द करना है। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मरीजों के लिए बड़ी राहत। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला रहेगा। देखिए 20 मई को देश भर में प्रस्तावित दवा दुकानदारों की हड़ताल के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुंगेर समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे और मरीजों को नियमित रूप से सस्ती दवाइयां मिलती रहेंगी। हड़ताल के दौरान भी आम लोगों को दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक राकेश कुमार ने बताया कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के निर्देश पर सभी जन औषधि केंद्रों को खुला रखने का फैसला लिया गया है। दरअसल ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को राज्य भर के दवा व्यवसायी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल की अपील की गई है। प्रकार से मुंगेर में भी लोगों को दवाइयों के कारण कहीं इधर उधर भटकना न पड़े, ऑप्शनल के तौर पर आम जनमानस के लिए जन औषधि केंद्र अपनी सेवा निरंतर जारी रखेगी। उसके लिए तो मैंने लिखित तौर पर आरक्षी अधीक्षक महोदय को भी मैंने पत्राचार किया है और मेनली है कि यदि सारा आप बंद रखते हैं तो ऑप्शनल तो कुछ ना कुछ तो रहना ही चाहिए। किसी को पेट में दर्द हो जाए, किसी को माथे में दर्द हो जाए या आपातकाल में किसी को दवाइयों की आवश्यकता पड़ जाए तो उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े। लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जन औषधि केंद्र 20 मई को खुली है
और निरंतर यहाँ सेवा जारी रहेगी।